है, सिन्नू है, सहजना है। तो आपने इसके बारे में बताएं कि आपको इसकी कहाँ से तो प्रेरणा मिली और किस तरीके से आपने एक्टिविटी अलग अलग कर रखी हैं, जैसे मशरूम है और क्या नाम, ये जैविक खेती के रूप में आपने वर्मी कंपोस्ट का भी किया हुआ है। फिर उसके बाद ये आपने मुर्गी पालन भी इसी में कर रखा है अपने फार्म हाउस में। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। सर मैंने इन सारी चीज़ों की स्टार्टिंग आज से 4 साल पहले की है। पहले मैं कंप्यूटर इंजीनियर रहा हूँ और बाहर ही रहता था शहर में ही। तो वहाँ पे देखता था कि काफ़ी बीमारियाँ वगैरह का बढ़ावा हो रहा है इनऑर्गेनिक चीज़ों से। इसकी वजह से काफ़ी, जैसे हम यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस वजह से काफ़ी बीमारियाँ वगैरह भी बढ़ रही हैं। और फिर मुझे किसी वजह से घर आना पड़ गया। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग की अपने बाग लगाने की। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना बाग लगाया। ये एक सवा बीघा का खेत है, जिसमें कुछ एरिया मैंने रखा हुआ है। 1 बीघा का एरिया, इसकी फेंसिंग की है मैंने तारों से। फेंसिंग करने के बाद इसमें चीकू और मौसमी के पहले पेड़ लगाए। उसके बाद चीकू मौसमी के बाद मैंने इसमें मोरिंगा लगाया। मोरिंगा जो कि सहजन होता है, वो अपने आप में एक मेडिसिन का भी काम करता है। ये सारा कंप्लीट होने के बाद जब ये पेड़ थोड़ा ग्रोथ कर गए, उसके बाद मैंने इसमें अपना देसी मुर्गी पालन का काम स्टार्ट किया। इसी फार्म हाउस में। इसी फार्म में स्टार्ट किया। जैसे कि ये इधर है, वो वीडियो में दिख रहा होगा। तो देसी मुर्गी का स्टार्ट थोड़ा डिले करके इसलिए किया कि छोटे पेड़ों की ग्रोथ नहीं होने देते हैं। इनको मैं फ्री रेंज रखता हूँ। फ्री रेंज में ये इनको पेड़ों को तोड़ देते हैं। तो इसलिए मैंने 2 साल जब पेड़ ग्रोथ कर गए, उसके बाद पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया। पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने के बाद जब ये प्रॉपर वे में रन करने लग गया, तो उसके बाद मैंने क्या है, इंक्यूबेटर वगैरह भी परचेज किए, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उससे मैं एग जो उसमें रख देता हूँ। रखने के बाद एक साथ चिक्स निकाल लेता हूँ। चूजे जो होते हैं एक साथ निकाल के उनको सेल कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद जब इनकी पोल्ट्री में जो बीट वगैरह बचती है, वो अपने खेतों में काम डायरेक्टली भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने उसके लिए फिर दूसरा तरीका ये अपनाया कि मैं साथ में दूसरी एक मशरूम, जो कि एक हाईली प्रोटीन का सोर्स होता है, ठीक है, वो चीज़ स्टार्ट की। तो मशरूम में जैसे आपने कौन सी क्वालिटी मेंटेन मशरूम में अभी मैं प्रोडक्शन कर रहे बटन हैं? मशरूम कर रहा हूँ। अच्छा। ओयस्टर वगैरह भी कर सकते हैं, वो तो किसी भी सीजन में कर सकते हैं। लेकिन इस सीजन में विदाउट एसी आप बटन मशरूम कर सकते हो। तो बटन मशरूम भी अपने आप में जैसे मोरिंगा की तरह ही एक मेडिसिन का भी काम करता है। दूसरा, मेरा जो सारी चीज़ें हैं वो सर्कुलेट हो जाती हैं आपस में एक दूसरी चीज़ों में। जैसे बीट ले ली मैंने, बीट जो कंपोस्ट बनाते हैं अपना एक बटन मशरूम का, उसमें भी मुर्गे की बीट काम में ले ली। अब जब बटन मशरूम की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद उसका जो से बचा हुआ पार्ट रहता है, वो वापस मुर्गों को काम आ जाता है। जो देसी मुर्गे हैं उसको बड़े चाव से खाते हैं। और वो भी एक हाईली प्रोटीन का सोर्स होता है, इसलिए हमें मुर्गों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं मिलेगी। मतलब ये कहने का अभिप्राय ये है कि एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी से आपने उसमें जोड़ के रखा जी हुआ जी, है। इसी तरह फिर जैसे दूसरी एक्टिविटी क्या की कि उसके बाद जैसे केचुआ खाद बनाना स्टार्ट किया। केचुआ खाद वही ऑर्गेनिक, अगर फार्मिंग करते हैं तो केचुआ खाद तो मस्ट है। वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट तो मस्ट है उसमें। तो वर्मी कंपोस्ट में भी मेरे पास देसी गाय का पालन भी मैं करता हूँ। देसी गाय पालन से जो गोबर मिलता है मुझे, गोबर से मैं उसमें वर्मी छोड़ के और वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ। केचुए अगर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे उसमें, एक्स्ट्रा जो जो हो जाते हैं, तो वो भी केचुए मुर्गियों की फीड के काम आते हैं। मुर्गियों के फीड में वो भी एक हाईली प्रोटीन का काम करते हैं। इस तरह ही दूसरी चीज़ें भी है। मैं पर्ल फार्मिंग करता हूँ। तो पर्ल फार्मिंग में भी यही चीज़ है कि पर्ल फार्मिंग जो करते हैं, उसमें तालाब में हम मुर्गियों की बीट डालेंगे तो बहुत तेज़ी से फीड बनता है उसमें पानी में। तो जैसे मछली और पर्ल फार्मिंग के लिए हमें तालाब में बीट डालनी पड़ती है। अपना जो फीड है, अदर फीड है, उसके साथ अगर हम मुर्गी की बीट यूज़ कर लेते हैं तो वर्मी फार्मिंग में जैसा आपका अलवर जिले में अपना सिंगल एक प्रोग्राम है, तो इसकी आपने कहाँ से ट्रेनिंग, कैसा, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे इसका प्रोडक्शन, कैसे इसकी क्वालिटी। पर्ल फार्मिंग के लिए मैंने अपना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उड़ीसा भुवनेश्वर, एकमात्र इंस्टीट्यूट है पर्ल फार्मिंग की जो ट्रेनिंग देते हैं, और साथ में फिश फार्मिंग की भी देते हैं। तो सीफा मेन इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में, वहीं से मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, उड़ीसा से। और उसके बाद से पहले से भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम से हुई, तो उसके बाद मैं वहाँ ट्रेनिंग लेने गया। और ट्रेनिंग लेने के बाद मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ पर्ल फार्मिंग। उसके साथ ही मैंने वहाँ से फिश फार्मिंग की भी ट्रेनिंग ली है।
और नहीं, जैसे इसमें मोटिलिटी का भी चक्कर है, क्या नाम पर बिल्कुल होता है। बल्ब फार्मिंग में जब सीप आती है हमारे पास तो उसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद उसमें 20 से 30% की मोटिलिटी होती है। जब मोटिलिटी हो जाती है अपनी सीप की तो वो भी हम उसको अपने इनमें काम लेते हैं। इसी फार्मिंग में मैं जो आपस में जो सर्कुलेट करके कर रहा हूँ काम, एक चीज़ तो दूसरे चीज़ में मिला के कर रहा हूँ, वो भी मैं काम में लेता हूँ। उसकी सीप का पाउडर बना के, जो खोल बच जाता है सीप का मरी हुई का, उसका पाउडर बना के या तो हम मोती ही का जो बीज है, न्यूक्लियस बोलते हैं, वो बना देते हैं। ठीक है। या फिर जैसे जो बची एक्स्ट्रा कुछ भी होती हैं तो वो हम अपने मुर्गों के लिए कैल्शियम में यूज़ करते हैं। उसका पाउडर बना के मुर्गों को फीड के साथ दे देते हैं, तो मुझे अलग से कैल्शियम वगैरह परचेज नहीं करना पड़ता। इसी के वर्मी कंपोस्ट के साथ जैसे आपने वर्मी बास बना रखा है, जीवामृत है। जी, जीवामृत भी देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज़रूरी होता है। जीवामृत बनाने का तो वैसे आपको तो पता ही है कि जैसे हम गोबर और गुड़ वगैरह ये सब बेसन वगैरह मिला के बनाते हैं। ठीक है। उसमें जो होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इतना बढ़िया तैयार होता है कि मैंने ये बाग तैयार किया, इसमें भी मैंने कोई ऐसा यूरिया डीएपी वगैरह टाइप की चीज़ें यूज़ नहीं की, और वही जीवामृत और अपनी मुर्गियों की बीट वगैरह यही सब चीज़ें डाल के तैयार कर रहा हूँ इस बाग को भी। साथ में जैसे उधर आप देख रहे होंगे कि प्याज पड़ी हुई है, तो मैं प्याज की वगैरह की फसल करता हूँ, उसमें भी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करता हूँ। मुर्गियों की बीट मेरे पास होती है, वो डालता हूँ इनमें। तो आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया प्रोडक्शन हुआ है, जबकि इस बार हमारे यहाँ अपने अलवर एरिया में जो है जलेबी रोग वगैरह का भी काफ़ी हो रहा था, फसल काफ़ी बर्बाद हुई थी, लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। हरे चारे के रूप में जैसे आपने ये अलग से किया हुआ है, हरे चारे बरसीम के रूप वगैरह में है, आपको दिखाते हैं, आओ इधर से। एजोला वगैरह भी कर रखा है हाँ। आपने। ये अपने बरसीम और रिज्का जो होता है वो उस टाइप की चीज़ें जो डली हुई है ग्रीन फॉडर के काम में आती हैं अपने पोल्ट्री की। इसमें क्या है, मैं अपनी गायों के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ, साथ में देसी मुर्गी में ग्रीन फॉडर भी चलता है। अगर आपको फीड कॉस्टिंग का काटनी है तो ग्रीन फॉडर देना ही पड़ता है। ठीक है। तो ये ग्रीन फॉडर में मैं इसी में बाउंड्री बना के इसी बाग के अंदर, मतलब इंटीग्रेटेड एक ही जगह पे आप देख रहे होंगे कि मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैंने। तो इधर ग्रीन फॉडर हो गया, इधर केले भी लगे हुए हैं, केले का प्रोडक्शन होगा तो वो अलग है। साथ में इसके जो पत्ते होते हैं उनको भी हम काट के और मुर्गों को डालते हैं, तो उसको भी बड़े चाव से खाते हैं मुर्गे। उसके बाद आपने जो हरे चारे के लिए एजोला जो कर रखा है इसमें पशुओं के लिए, तो उसका कैसा क्या इम्पैक्ट आपके? वही अजोला भी सेम हरे चारे की तरह ही काम करता है। अजोला से भी हम अपना फीड कॉस्ट बचाते हैं, और एक जैसे हम प्रोटीन की और चीज़ें देते हैं वैसे ही वो भी एक बहुत प्रोटीन का सोर्स है इनके लिए, मुर्गियों के लिए। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं आपको मशरूम वगैरह का जो कर रखा है, केचुआ वगैरह का। ये आपकी मशरूम की जो झोपड़ी बनाई हुई है आपने, ये किस तरीके से आपने तैयार करी? शायद लग रहा है ये आपने मोरिंगा का प्लांटेशन है जी जी बिल्कुल सर। इसमें मशरूम की झोपड़ी बनाते टाइम मैंने बिल्कुल कम से कम इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें चारों तरफ जो मोरिंगा जो मेरे पास पूरे बाग में लगे हुए हैं, उन्हीं की ये इनको मोरिंगा को एक बार कटिंग कर देते हैं तो इसकी लंबी लकड़ियाँ जाती हैं, तो उनको लकड़ियों को काट के ही मैंने ये खड़ी कर दी। और इसका बेनिफिट ये है कि इनमें से काफ़ी लकड़ियाँ दोबारा से चालू हो जाएंगी और पेड़ बन जाएंगे, और यहाँ पे एक परमानेंट झोपड़ी बन जाएगी। नहीं, मोरिंगा की जो लकड़ी है इसको आप मतलब दोबारा से रिसाइकिल में इसी को काम में ले लो? बिल्कुल बिल्कुल, इसी को काम में ले लेंगे। साथ में थोड़ा जैसे भूसा वगैरह लगाने की जगह बाजरे का अपना खेतों में ही होता है, वो बोलियाँ लगा दी है मैंने। सिर्फ मुझे परचेज ये करना पड़ा है, ये काला वाला जो तिरपाल है ये परचेज करना पड़ा है। बाकी ये सब झोपड़ी मैंने अपने घर के और अपने इसी बाग में से जो मटेरियल अवेलेबल हुआ है मुझे उसी से मैंने सारी झोपड़ी तैयार की। ये कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आपने घटाया है? बिल्कुल सर बिल्कुल। मैंने बाहर से कम चीज़ें परचेज की हैं और सारी चीज़ें यहीं से एक दूसरी फार्मिंग से यूज की हैं। तो इसमें आइए सर, मेरे तो लगा लो पाउस कर। ये आपने इसमें क्या नाम है, इसका जो कल्चर कहोगे एक तरीके से,
ये सर अभी इसमें बटन मशरूम की जैसे थैलियां भर के रखी हुई है कंपोस्ट की, और इसमें जो स्पोन है वो मिला दिया है। स्पोन मिला के इसके ऊपर अखबार डाल दिया है मॉइस्चर के लिए, और इसमें टंकी से स्प्रे कर देते हैं डेली। जिससे अखबार आपने इसलिए लगाया था कि ह्यूमिडिटी थोड़ी, हाँ, ह्यूमिडिटी बनी रहे, इसमें मॉइस्चर बना रहे, उसके लिए अखबार लगा दिया, अखबार पे स्प्रे कर देते हैं। तो इसमें अब जैसे हम स्पोन डाल देते हैं, उसके 15 दिन में माइसीलियम इसका फैल जाता है पूरे में। उसके बाद केसिंग मिट्टी डाल देंगे और फिर मशरूम इसमें से निकलना शुरू होगा। तो इस तरह से हमने रख रखा है। अभी हमने रैक वगैरह नहीं बना रखी, इसकी झोपड़ी की कैपेसिटी जो है वो 30 क्विंटल तूड़े तक की है, भूसे की है, ठीक है। लेकिन अभी धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे, रैक भी बनाएंगे और इस पे रखते जाएंगे। अभी रखना स्टार्ट किया है इसमें। ये अभी आपकी कहने का अभिप्राय ये कि प्राइमरी स्टेज आप इसको कहोगे? हाँ, प्राइमरी स्टेज तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अभी स्टार्ट कर दिया है। जैसे और कंपोस्ट बनता रहेगा और डालते रहेंगे, इस तरह से एक साथ नहीं बनाया कुछ। जैसे कि अभी प्याज वगैरह डाल रखी है, इसलिए थोड़ा कंपोस्ट के लिए जगह कम थी, अब खाली हो गई है वो जगह, तो अब दूसरा कंपोस्ट बना के इसमें डाल देंगे। चलिए, ये आपने वर्मी कंपोस्ट की जो यूनिट बनाई हुई है, यूनिट क्या है, मतलब आपने इसको एक छोटे स्केल से शायद ऐसा लग रहा है जैसे तैयार करी हुई थी, तो क्या साइज कैसे, इसमें कितना आपका लागत जैसे? इसमें भी सर मैंने अपना लोवेस्ट कॉस्ट रखी है इसमें बनाने में। जैसे काला तिरपाल नीचे बिछा के प्लेन जमीन करके, और उसके ऊपर जैसे ईंट की एक वो बना दी है। तो इसमें क्या है, जैसे 4 फीट की चौड़ाई रखनी होती है। बेड की चौड़ाई जो है 4 फीट रखते हैं। लंबाई तो हम अपने पास जितना भी स्पेस अवेलेबल है उस हिसाब से रख सकते हैं, 30 फीट भी रख सकते हैं, 15 फीट भी रख सकते हैं। लंबाई का कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन चौड़ाई हमें 4 फीट रखनी होती है। तो वो 4 फीट रख के ये बेड बना दिए हैं, और ये भी कम से कम कॉस्टिंग में। ये कुछ ईंट आई है और तिरपाल आया है। अब वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि मैं यहाँ से अपने गाय का गोबर वगैरह लेके इसमें डाल के कंपोस्ट बना लेता हूँ, और दूसरा केचुआ एक्स्ट्रा है तो वो मुर्गियों को डाल देता हूँ। जैसे अब एक बेड बना हुआ है, तैयार बना हुआ है, दूसरा बेड अब इसमें गोबर डालते रहेंगे। ये भी जैसे गोबर डालेंगे तैयार होगा, तब तक उसका कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, तो दोबारा उसमें गोबर डालना शुरू कर देंगे। इस तरह से चलता रहेगा। अगर एक्स्ट्रा गोबर हो जाता है तो एक बेड और बना सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। जैसे हम अपर पिट वगैरह या डीप पिट वगैरह के बेड बनाते हैं, या फिर हम दूसरे तारपोलिन वगैरह के परचेज करते हैं, उनके बजाय ये इजीली बना सकते हैं हम। इसमें देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से ये ढेरी बनी हुई है। नहीं, अच्छे से आपने मेंटेन किया हुआ है, और क्या नाम, आपने हर यूनिट को आइडेंटिफाई कर रखा है। जैसे ये वर्मी कंपोस्ट, जी बिल्कुल बिल्कुल, के लिए आपने पैकिंग की कर रखी है। तो इसी तरह से उधर जो ड्रम रखे हुए हैं उनमें जीवामृत वगैरह बनाते रहते हैं और वो डालते रहते हैं। तो इसमें आप जीवामृत और वर्मी वाश के लिए हाँ, जीवामृत इसी में तैयार? हाँ, इसी में तैयार कर लेते हैं, इन्हीं ड्रम में तैयार कर लेते हैं, और यहाँ से ही बाग में पेड़ पौधों में वगैरह में यूज कर लेते हैं। कभी एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ती है जैसे गेहूँ वगैरह में, तो यहाँ से ही ड्रम, बड़ा ड्रम लेके रख के, और ट्यूबवेल के उसमें एक फवारा सेट आता है, उससे डायरेक्ट पाइप में लगा देते हैं, तो धीरे धीरे जाता रहता है उसमें। पर्ल फार्मिंग का, और अभी मैं आपको पर्ल फार्मिंग भी दिखाता हूँ। पोल्ट्री फार्म का बना रखा है सर। इसमें जैसे बैठने के लिए व्यवस्था कर रखी है, ऊपर बैठने, देसी मुर्गा हमेशा ऊपर बैठना पसंद करता है, इसलिए ऊपर ये तख्तियां लगा के मैनेज कर सकता है। इससे क्या होता है कि कैपेसिटी भी बढ़ती है, कम जगह में आप ज़्यादा यहाँ पे मुर्गी पालन कर सकते हैं। मुर्गी फार्म में आपने कहने का भी मुर्गियाँ मेंटेन कर रखी हैं? यहाँ मेरे पास प्योर देसी मुर्गियाँ हैं सारी, ठीक है। कुछ मिक्स ब्रीडिंग मैंने कर रखी है कड़कनाथ की, ताकि कड़कनाथ में क्या होता है कि डिजीज कम आती है, तो मिक्स ब्रीडिंग से क्या है कि उनमें बीमारियों का कम असर पड़ता है। तो इसी तरह उधर का जो मैंने पास रखा है उसमें छोटे बच्चे रखता हूँ। अब ये जैसे मैंने खोल दी है मुर्गियाँ, ये पूरे बाग में फ्री रेंज सारे दिन घूमती रहती है, और इवनिंग होते ही ये अपने आप वापस से अपने इसी में फार्म में आ जाती है।
दिया तो उन्होंने पकड़ा थोड़ी देर। प्याज के बारे में ये सर प्याज की खेती कर रखी है हमने, आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से अब खेत में से लाके हमने यहाँ पे डाल दिए। थोड़ा जैसे अगर भाव वगैरह इंक्रीज होता है तो उस टाइम इनकी कटिंग करवा के और मंडी में ले जाएंगे। तब तक के लिए हमने एज ए स्टोरेज रखा हुआ है इनको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्याज भी बढ़िया क्वालिटी की हैं। आपकी बार जैसे रोग की समस्या थी उसके बावजूद आपने इतने वो अच्छी मेंटेन की हुई है और क्वालिटी भी आपकी। बिल्कुल सर, जलेबी रोग भी काफ़ी आया, गलन भी काफ़ी आया, बारिशें ज़्यादा हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक तो ऑर्गेनिक तरीके से अगर की जाए चीज़ें और टाइमली ध्यान दिया जाए तो संभाल सकते हैं हम फसल को अच्छी तरीके से। आप देख ही रहे हैं कि इतने उसके रोग के बावजूद बढ़िया फसल की हुई है। ये आपने यूनिट अलग से बनाई हुई है पल फार्मिंग के लिए, आपका शायद ये इसी में यहाँ आप चला रहे हैं और साइड में ये आपने वो कर रखा है मछली पालन के लिए। हाँ जी, हाँ जी सर, इसमें पर्ल फार्मिंग का जैसे अभी बताया मैंने आपको कि मैंने सीफा भुवनेश्वर से ट्रेनिंग ली हुई है और पर्ल फार्मिंग इसी में करता हूँ। साथ में क्या है, मछली पालन भी करते हैं इसमें। दूसरा एक तालाब जो है मेरा दूसरी जगह है जो मैं अभी दिखा नहीं पाऊँगा, जहाँ पे सेपरेट मैं मछली पालन करता हूँ। ठीक है, तो इसमें पर्ल फार्मिंग का जो है चीज़ें हैं, उसमें पर्ल बनाते हैं। पर्ल बनाने के साथ साथ अपने मुर्गियों के लिए कैल्शियम वगैरह यूज करते हैं। अपने यहाँ डिजाइनर पर्ल बनता है, राउंड पर्ल हम नहीं बनाते, डिजाइनर पर्ल बनाते हैं। और ये मैं 2017 से कर रहा हूँ इसको कंटिन्यू। और 2016 में मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे जैसे ऐसी छोटी टंकियों में करके देखा था, इस टाइप की टंकियों में, जब उसमें कुछ सफलता मिली और उसके बाद मैंने बड़े तालाब में करना स्टार्ट किया है और उसके बाद से कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। और गवर्नमेंट से मैंने ट्रेनिंग भी ले रखी है इस बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है सीफा। मछली पालन में जैसा आप कर रहे हो तो इसमें किस तरह की आपकी मछलियाँ, कौन सी तरह की, कैसा क्या इसमें पालन करते हो? मछली सर इसमें क्या होता है कि कैटफिश नहीं डाल सकते, क्योंकि कैटफिश तो हार्मफुल होगी सीप के लिए भी। तो इसमें आईएमसी ग्रेड की मछलियाँ डाली जाती हैं, जिसमें राहू, कतला, मृगल वगैरह है, कॉमन क्रॉप, ग्रास क्रॉप है, वो इसमें डालते हैं साथ में। तो वो साथ में भी चल जाती है, मछली पालन फार्मिंग के साथ में भी मछली पालन भी चल जाता है। नहीं, कैटफिश में तो क्या है कि वो सीप को अगर डालेंगे, वो फीड लेने के लिए मुंह खोलेगी तो उस टाइम सीप को वो नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए से इसमें आईएमसी ही पालते हैं। इसकी आप इसमें कितने चांस रहते हैं मछली पालन में भी और इसमें क्या नाम सीप पालन में मोटिलिटी का, तो इसमें भी जैसे देखो सर, कोई भी लाइव स्टॉक होता है उसमें 10-20% मोर्टिलिटी का एक स्टैंडर्ड लोग हर कोई मान के चलता है। जैसे हम पोल्ट्री के लिए चूजा परचेज करते हैं तो उसमें भी 10% 5% मोर्टिलिटी होती है, वैसे ही सीप में भी होती है और वैसे ही फिश में भी होती है। ये तो एक कॉमन सा है कि हम बच्चे लेके आते हैं, छोटे बच्चे लेके आते हैं और वो ग्रोथ करते हैं, टाइम जो उनका टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें कुछ मोर्टिलिटी होती ही होती है। लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी हो जाए। मुझे किसी भी चीज़ में आप देख रहे हो कि सब चीज़ें प्रॉपर वे में चल रही हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कंप्लीट हो जाए। अब थोड़ा सा आप इसमें आपकी जो सभी चीज़ें इसमें मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा ये करें, जिससे मतलब हमें ये वो हो कि आप इसकी सारी जो 3-4-5-4 एक्टिविटी है इसकी यूनिट की मार्केटिंग कैसे करते हैं? सर मार्केटिंग क्या मैं करता हूँ, एक तो देखो पर्ल के लिए तो मैं ऑनलाइन वगैरह करता हूँ। अच्छा, ये ऑनलाइन पर्ल सेल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रिटेलिंग वगैरह भी करते हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर वगैरह में रिटेलिंग करते हैं इस चीज़ की। पर्ल की तो ऐसे हो जाती है। दूसरा जो अपना देसी पोल्ट्री फार्म है, इसका भी मेरा यूट्यूब पे भी चैनल बना हुआ है। तो चूजे वगैरह जो हैं वो कहीं दूर दूर से लोग लेने आते हैं मेरे पास चूजे। एग की जो सप्लाई है अपने लोकल एरिया में है, जैसे अपना पास का बरडोद, बहरोड का एरिया हो गया, यहाँ पे लोग बाग आके खुद ही फार्म से ले जाते हैं, बल्कि मुझे जाना भी नहीं पड़ता सप्लाई के लिए। बाकी जैसे अपना बाग का जो है चीकू, मौसमी वगैरह, ये अपने पास में ही पड़ोस में मंडी है, वहाँ ले जाते हैं इन चीज़ों को। मशरूम भी आजकल हर कोई जानने लग गया, इसलिए आजकल मशरूम भी मंडी में इजीली बिक जाती है। उसके लिए इतना ज़्यादा कोई परेशान नहीं होना पड़ता कहीं भी। चलो काफ़ी आपको धन्यवाद आपका। ठीक है सर, धन्यवाद।